ट्वेल्थ और 11th का एग्जाम नहीं है कि हाँ ये टॉपिक है और यहीं से आएगा, यहाँ तो अथाह समुद्र है। अच्छा, और में आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा और फिर आपको अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट होना पड़ेगा, फिर अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट जो आसपास जैसे कुंभ हुआ, तो कुंभ में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो उससे पूछे जा सकते हैं सवाल। बिना आपके पास बीमार पड़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है क्लास में, लेकिन जब यहाँ जाओगे ना आपको पूरा अलग मिलेगा। एफर्ट के उस लेवल पे आप उस क्वेश्चन को टिक करो जब आप आंसर फाइंड कर चुके हो। कुछ आपको ऐसा हो है सीयूटी रिगार्डिंग कैरियर काउंसलिंग, सब्जेक्ट सिलेक्शन। हेलो एस्पायरेंट्स, क्या हालचाल। अच्छा, नॉर्मली किसी भी एग्जाम में देखा जाता है कि जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है और जो एवरेज बच्चे होते हैं उनका नहीं होता। तो यहाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत भी नहीं है, होना भी चाहिए। बट दिक्कत तब होती है कि जो सेम इंटेलिजेंस लेवल के दो बच्चे होते हैं और उनमें से एक का सिलेक्शन हो गया लेकिन दूसरे का नहीं हुआ, तो क्यों, क्या रीजन है ये? दोनों तो सेम लेवल के इंटेलिजेंट थे बट एक का एडमिशन हो गया और दूसरे का नहीं हुआ। तो देखिए, आज हम यही बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि ये जो भी दिन आपके सीयूटी में बचे हुए हैं उसके लिए आप अपने आप को कैसे रेडी कर सकते हो और क्या आपको करना है और अगेन साथ के साथ क्या नहीं करना है। ठीक है, और ये यकीन मानो कि आपके सिलेक्शन होने और ना होने के बीच सबसे बड़ा फर्क यही होता है। पढ़ाई तो आप करते हो, 2 महीने दम लगा के मेहनत लगा के पढ़ोगे, लेकिन उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ अगर, तो सोचो कि पूरी मेहनत जो है आपकी क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए आज हम बेसिकली जैसा आप मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे कि डूज और डोंट्स की बात करने वाले हैं हम, किसकी, सीयूईटी की। हालांकि ये तो सभी एग्जाम पे या पढ़ाई में आप कुछ भी किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो वहां पे ये अप्लाई होता है, लेकिन अभी हमारी सीरीज जो है वो सीयूईटी को लेकर चल रही है, तो हम सीयूईटी स्पेसिफिक बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डूज की और फिर डोंट्स की। तो देखिए आपको क्या करना है, बहुत सी चीजें आपको पता होगी, लेकिन होता है ना कि कुछ चीजें दिमाग में एट अ टाइम नहीं आती हैं और फिर जो है हम उसको करते नहीं है और हो जाती है दिक्कत। तो देखो क्या है, सबसे पहले तो आपको सिलेबस को क्या करना है, अच्छे से समझना है और एग्जाम पैटर्न को कि आ क्या रहा है, पेपर में क्या आ रहा है। अब हम पढ़े जा रहे हैं तो हमको कैसे पता चलेगा कि क्या आ रहा है? तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो पीछे के पेपर्स हैं लाइक पीवाईक्यूज हैं वो आपको इजीली मिल जाएंगे, इंटरनेट पे मिल जाएंगे, किसी बुक में मिल जाएंगे, मतलब पीछे के जो सैंपल पेपर्स होते हैं वहां से आपको मिल जाएंगे और आप आसानी से उसको अगर स्टडी करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से सवाल ज्यादा आते हैं। ठीक है, मतलब कि जो हाई वेटेज टॉपिक्स है ना उस पे आपको ज्यादा फोकस करना है और ये आपको तभी पता चलेगा जब आप उस एग्जाम के पैटर्न को अच्छे से क्या कर रहे होगे, स्टडी कर रहे होगे और सिलेबस को भी आप ध्यान से देख रहे होगे। नहीं तो ये तो 12th और 11th का एग्जाम नहीं है कि हाँ ये टॉपिक है और यहीं से आएगा, यहाँ तो अथाह समुद्र है। अच्छा, और गौर करो ना 11th 12th में भी तो हमने यही किया। मिड टर्म में हम जब पेपर दे रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, ये टॉपिक आएंगे तो उस पर हमने ज्यादा मेहनत करी। तो यहां भी आपको वही करना है, फर्क यह है कि यहाँ टॉपिक थोड़ा बड़ा हो गया, मतलब बहुत ज्यादा टॉपिक हो गए। ठीक है, तो अगेन अगर आप थोड़ा स्ट्रेटेजिकली प्लान करोगे ना और ये पॉइंट को आप करोगे फोकस, तो आपको तैयारी में हेल्प मिलेगी। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। अरे ये तो दूसरा टॉपिक है ही नहीं। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है, फोकस ऑन एक्यूरेसी एंड स्पीड। अब देखो आपको पता है, जैसे आप 3 घंटे में ना, जब आप 12th का पेपर करते हो या आपने किया तो आपने क्या देखा, 3 घंटे में नॉर्मली 30 से 35 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां है आपको बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, है ना। जनरल टेस्ट की बात करें तो 60 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, तो ऑब्वियस है कि आप सेम स्पीड से तो नहीं कर सकते। और अच्छा ये भी होता है कि जब हम 12th का पेपर देते हैं तो एक क्वेश्चन जैसे 6 मार्क्स का है तो हमको उसमें टाइम मिलता है, हम 10 मिनट 8 मिनट जब तक हम उस क्वेश्चन को कर रहे होते हैं हम उसी माइंडसेट में होते हैं, तो उससे हमको एक एज भी मिलता है इस क्वेश्चन को करने के लिए। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, कुछ सेकंड्स में आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा और फिर आपको अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट होना पड़ेगा, फिर अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो वो सोचो कि आप जिस मेंटल स्टेज में होगे एक क्वेश्चन को करते वक्त, दूसरा क्वेश्चन उससे बिल्कुल अलग होगा, तीसरा क्वेश्चन उससे बिल्कुल अलग होगा और इनके बीच में टाइम गैप कितना होगा, है ना, कुछ सेकंड्स का। तो वो आप कैसे दूर कर सकते हो, आपको अपनी एक्यूरेसी और स्पीड को पहले से, अभी से जब आप तैयारी कर रहे हो ना तब से मेंटेन करके रखना होगा, तो आपको एग्जाम में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, हाँ और एक चीज, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है शॉर्टकट्स और फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकते हो। रीजनिंग और मैथ्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो वहां पे जिन हर क्वेश्चंस में नहीं बट जिन क्वेश्चंस में आप शॉर्टकट और फॉर्मूला यूज करके कर सकते हो, तो आपको उन क्वेश्चंस को बिल्कुल शॉर्टकट और फॉर्मूलाज जो है आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले टॉपिक पे, स्टे अपडेटेड विद जीके एंड करंट अफेयर्स। देखो ये बिल्कुल नया है आपके लिए, कुछ चीजें, आप तो अभी सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सी चीजें आपको पता है कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, लेकिन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो चीजें आपके काम की शायद ना हो। सोशल मीडिया में बहुत सारी अभी जो आसपास जैसे कुंभ हुआ, तो कुंभ में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो उससे पूछे जा सकते हैं, सवाल आ सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड हुई, वो आप देखो वो क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन हमको वही पता है ना। और सोशल मीडिया से रिलेटेड लाइक उसका बजट कितना था, ऑर्गेनाइजर कौन थे, उसकी कमेटी मतलब कौन उनको वो कर रहे थे, मतलब गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन से ऑफिसर्स थे जिनको वो दिया गया था, है ना, थीम क्या था। तो ये ऐसी ऐसी चीजें जो है ना वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा। और ये तो कुंभ का एग्जांपल लिया, देश और दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि हमको पता होनी चाहिए, और कम से कम 6 महीने का
आज एग्जाम से लेके एग्जाम के 15 दिन 10 दिन का तो नहीं पूछेगा, लेकिन एग्जाम से 6 महीने पहले तक का जो है आप क्या कर सकते हो, करंट अफेयर्स को दिमाग में रख सकते हो। और रही बात जीके की, तो जीके के लिए आप जैसे बहुत सारी बुक्स हैं जीके की, उसमें टॉपिक वाइज दिया हुआ है। अच्छा, जीके में अगेन जनरल नॉलेज और जीएस, जनरल साइंस दोनों आ जाती है। तो जनरल साइंस में तो आपको थोड़ा फायदा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जो आपने 6 से 10 तक क्वेश्चंस पढ़े हैं, मतलब जो चैप्टर्स पढ़े हैं उनमें से क्वेश्चंस होते हैं, वही जीएस है, जनरल साइंस। बट जीके जो है, जो एसएसटी वाला पार्ट है, और उसमें जो है और थोड़ा उन्होंने डीप कर दिया, तो जीके पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है अंडरस्टैंड द सिलेबस, अंडरस्टैंड द स्टडी मटेरियल। मतलब ये देखो, अभी मैंने जैसे बोला ना आपको कि बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको जैसे हमने पहले पॉइंट में भी बात करी कि हमको सिलेबस को समझना पड़ेगा, तो उस सिलेबस के लिए कौन से बुक, कौन से मटेरियल हमारे लिए बेहतर हैं, वो थोड़ा हमको रिसर्च करना पड़ेगा। डोमेन के लिए तो एनसीईआरटी बिल्कुल आप पढ़ोगे, और जो जनरल टेस्ट है, जनरल टेस्ट के लिए बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, आपको देखना पड़ेगा, ऐसी बुक्स निकाल के लानी पड़ेगी जिसमें क्वेश्चंस दिए हो और उसमें जो आंसर्स हो, ऑप्शंस हो, वो करेक्ट हो। बहुत बार देखा जाता है मिसप्रिंट है या कुछ है, हम कोई भी पब्लिकेशन उठा के ले आते हैं और बाद में हम रिग्रेट करते हैं। तो बुक का सिलेक्शन करते वक्त आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। क्या है अगला पॉइंट? टेक अ ब्रेक एंड स्टे हेल्दी, अवॉइड बर्नआउट। अब देखो ये क्या है, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास ना नॉर्मली हम अगर 2-3 दिन बीमार पड़े, ठीक हो जाएं, चलता रहता है लाइफ में, लेकिन अभी ना आपके पास बीमार पड़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आप गौर करो, 2 महीने का, 2 महीना भी नहीं है यार, 45 डेज है। 45 डेज में अगर आप 2 दिन भी पढ़ाई से आउट हुए ना, तो आप 10 दिन पीछे चले जाओगे, ठीक है। तो आप अपने आप को बिल्कुल, जो अपना डाइट ले रहे हो वो बढ़िया लो, प्लान अच्छा रखो, जो डेली रूटीन है, टाइम पे सोना है, टाइम पे जगना है, तो बीमार होने का आपके पास बिल्कुल स्कोप नहीं है। अगर आप अभी 1 दिन 2 दिन 3 दिन में बीमार हुए, तो वो आपका पूरा साल आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपनी हेल्थ का हमेशा ध्यान रखो, और इस टाइम तो रखो ही रखो, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट, क्या है? स्टे पॉजिटिव। देखो ये बहुत जरूरी है। अभी आप 12th का जो आपने केजी से लेके 12th तक जो पेपर्स दिए हैं ना, वहां पे आप क्लास के अंदर कॉम्पीट कर रहे थे, लेकिन यहां पे आप पूरे इंडिया से कॉम्पीट कर रहे हो, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और अगर सेल्फ बिलीफ नहीं रखोगे आप, तो कोई भी आपको हरा के चला जाएगा। आते हुए क्वेश्चंस को आप गलत कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, और इधर देखो, इधर कुछ पॉइंट्स हैं। अब ये भी डूज ही हैं, बट इसको मैंने इधर क्यों रखा? क्योंकि ये देखो, मैं आपको बताऊं ना बताऊं, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। क्या? मेक अ स्टडी प्लान। यार बिना स्टडी प्लान बनाए आप सोचोगे कि हम जंग जीत ले, मतलब ही नहीं बनता। जंग यानी कि सीवीटी का एग्जाम। रिवाइज रेगुलरली, ये भी है कि जो आप पढ़े 45 दिनों में, जो भी आप पढ़ोगे, या पीछे जो भी आपने पढ़ा है, आप अगला टॉपिक पढ़ोगे, पिछला भूल गए, क्या फायदा वो पढ़ने का? तो उससे दिन का जो मतलब जो आपका स्टडी रूटीन है, उसमें आप रिवीजन को भी शामिल करो कि आगे का तो हम पढ़ ही रहे हैं, हम पीछे का भी क्या करेंगे? पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं आगे। आगे क्या है? हाँ, अभी तो हमने देखा कि हमको एग्जाम के लिए तैयारी के लिए क्या क्या करना है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या कह ले कि इक्वली इंपॉर्टेंट है, कि हमको एग्जाम की तैयारी करते वक्त इन 45 दिनों में क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या नहीं करना है। डोंट इग्नोर बेसिक्स, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इक्वल्स टू बेटर एक्यूरेसी, ठीक है। आप मैथ्स पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो, आप सीधा क्वेश्चन पे मत कूद पड़ो, उसके पीछे का जो बेसिक्स है उसको जरूर करो। और अगर आप एक क्वेश्चन करते हो तो सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन होगा, लेकिन उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आप बेसिक्स करते हो ना, तो फिर उस टाइप के सोचो आप कितने क्वेश्चन कर सकते हो। ये बात सब पे लागू होती है, बट मैथ्स और रीजनिंग पे तो लागू होती ही होती है। रही बात जीके में, जीके में हम कैसे बेसिक्स कर सकते हैं? तो जीके में तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन मैटर करता है। तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं कि अब जैसे आप मान लिया सपोज एक डायनेस्टी पढ़ रहे हो, मुगल, ठीक है। आप पढ़ रहे हो जैसे दिल्ली में अलग अलग डायनेस्टी ने क्या किया, रूल करा, तो आप सीक्वेंस बना सकते हो। कैसे? कि हाँ जी, ये डायनेस्टी आई, इसके बाद ये डायनेस्टी आई, इसके बाद ये डायनेस्टी आई। आप सिर्फ क्वेश्चन टू क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, तो वो क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, लेकिन क्या गारंटी है कि वही क्वेश्चन पूछा जाए? बट अगर आपने लोधी, तुगलक, खिलजी, ये अगर सीक्वेंस में पढ़ लिया, मुगल ये अगर आपने पढ़ लिया, फिर उसके बाद अंग्रेज ये आपने पढ़ लिया, तो क्या होगा? ये होगा कि आपको क्लियरिटी रहेगी, आपका वो मतलब कि सेंस क्लियर रहेगा, जिससे वैसे क्वेश्चंस आपको लंबे याद होंगे और उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस भी आप कर पाओगे। तो आपको जो है बेसिक्स को जो है वो बिल्कुल पकड़ के रखना है। और इसके लिए क्या है? इसके लिए क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके पीछे का कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए आते हैं आगे की, अगला हमें क्या नहीं करना? अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, सोशल मीडिया, गेमिंग। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं गेम इतना खेलते हैं, मतलब पेपर के दौरान भी खेल रहे हैं यार, उनको कितना बोलो एडिक्शन है, मानते ही नहीं। और सोशल मीडिया तो खैर, तो सोशल मीडिया देखो अच्छा भी है, लेकिन अगर हम उसका सही यूज ना करें तो उतना ही ज्यादा बुरा है, और यूज कर लिया तो कहीं बेहतर है। बट हमें यूज करने का सेंस होना चाहिए। खैर यहाँ तो इसकी बात हम ज्यादा नहीं करेंगे। सिंपल समझो यार, आपके पास टाइम बहुत कम है। अगर आप सोशल मीडिया के एडिक्टेड हो, और अगर एडिक्शन हो चुका है, तो अपने आप को बाहर निकालो, और ये बेस्ट टाइम है, आपके पास मौका है। क्यों? आपके दिमाग में सीयूईटी है, तो वो जो है सोशल मीडिया का दायरा कम होता जाएगा, सीयूईटी का दायरा बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन कम करिए और अपने आप को फोकस्ड रखिए, ठीक है। हो सके तो अपना फोन अपने घर वालों के पास जमा कर दो, नहीं चाहिए हमें फोन पेपर के लिए, पेपर के टाइम तक। हाँ, पढ़ने की जो चीजें हैं उसके लिए आप फोन यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा हाँ, और एक चीज, अगर आपको फोन यूज ही करना है ना, तो कोशिश करो कि घर वालों के सामने आप यूज करो।
तो उससे क्या होगा ना, होता है नॉर्मली फोन यूज करते करते कब हम सोशल मीडिया पे जाते हैं, कब गेम पे जाते हैं, हमें ही नहीं पता चलता। लेकिन सोचो अगर घर वालों के आगे हम यूज कर रहे होंगे तो हम अगर डिस्ट्रैक्ट होंगे भी तो घर वाले हमको क्या करेंगे, वापस जगह पे ले आएंगे, है ना। चलिए अगला क्या है, ये देखो, नो रैंडम स्टडी अप्रोच। किसी ने कुछ बोल दिया वो पढ़ लिया, किसी ने कुछ बोल दिया वो पढ़ दिया, इवन तो ऐसा नहीं करना, है ना। आप जैसा हमने बात करी ना, सिलेबस को आप समझिए और बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। आप उन बुक्स को सिलेक्ट करते वक्त अपने आप को देखो कि आपके कौन सी बुक को, आपको कौन से बुक की लैंग्वेज समझ में आ रही है। पहले तो आपको रेप्यूटेड बुक लेनी है, और उन बुक्स में भी बहुत बार ऐसा हम ऐसी बुक लेके आ जाते हैं कि हाँ यार बहुत अच्छी बुक है, हमारे दोस्त ने हमको बताया, लेकिन जब हम उसको पढ़ना शुरू करते हैं तो उसकी लैंग्वेज, उसके जो तरीके हैं वो हमको समझ ही नहीं आ रहे होते। तो आप मार्केट में जब जाओगे बुक लेने, आप देखोगे तो बहुत सारी बुक्स आपको मिलेंगी, लेकिन उसमें से आप अपनी मर्जी की बुक सेलेक्ट करो कि जिसकी लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे से क्या आ रही है, समझ में आ रही है। रैंडम आपका दोस्त कोई बुक लेके आया, हो सकता है वो अच्छा हो सकता है कि वो आपके लायक हो, लेकिन वो आपके लायक हो ना तभी आप वो बुक सेलेक्ट करो, अदरवाइज मत करो। आप अपने जो रुचि है ना, जो आपकी मतलब आपको जो समझने का तरीका है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट में बुक अवेलेबल है। आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, 5-6 बुक के बीच में वो सही बुक आपको ढूंढनी पड़ेगी। बुक कोई गलत नहीं होती, बट हमारे लिए क्या सही है वो हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, क्या अगला नहीं करना, डोंट डिपेंड ऑन ओनली ऑन कोचिंग। हाँ ये भी देखो इंपॉर्टेंट है, कोचिंग बिल्कुल पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो टाइम है हमारे पास और हमको आइडिया नहीं है, और टीचर जो है वो एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं तो आपको सही गाइड देंगे। बट कोचिंग से आप घर आ गए और घर वालों ने आपको बोला पढ़ने को, और आपने कहा कि मैं तो पढ़ के आ गया, जी नहीं, आप पढ़ के नहीं आए हो, आप कोचिंग में जाके अपने डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, आपने टीचर को आपने एज अ सपोर्ट सिस्टम यूज करा है। इट डजंट मीन कि 2 घंटे जो आप ट्यूशन में जाके पढ़े हो या जितना भी घंटा आपने पढ़ा है वो आपकी पढ़ाई में काउंट नहीं होगा, आपकी पढ़ाई में आपकी सेल्फ स्टडी काउंट होगी। तो अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखो, अगर आप 2 घंटा ट्यूशन पढ़ रहे हो और उसके बाद 1 घंटा खुद से पढ़ रहे हो, तो ये बिल्कुल मान के मत बैठना कि आप 3 घंटे पढ़ रहे हो, आपने 1 घंटा ही पढ़ा है, ठीक है। बाकी 2 घंटा आप सपोर्ट लेने गए थे, टीचर से समझने गए थे, अब उस समझ को लागू करने का टाइम है जो आपकी सेल्फ स्टडी का टाइम है, ठीक है। तो सिर्फ कोचिंग पे आपको डिपेंड नहीं करना, बल्कि अपनी भी स्टडी पे, मतलब सेल्फ स्टडी पे उतना ही फोकस करना है, ठीक है। चलिए अगला क्या है, हाँ ये देखिए, डोंट स्किप मॉक एनालिसिस। आप पढ़ रहे हो, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं, हमको टॉपिक समझ आता जा रहा है, लेकिन उससे क्या हमको पता कैसे चलेगा हम कितने पानी में हैं, हमने कितना सीखा अभी तक। तो उसके लिए मॉक दीजिए, अपना मॉक बना सकते हो, बहुत सारे मॉक अवेलेबल हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप जाओ वहां पे, है ना, तो वहां पे आपको मॉक मिलेंगे और आप वो मॉक दो, आपके कोचिंग वाले आपको मॉक देंगे, तो वो मॉक से ना आपको अपना स्ट्रेंथ पता चलेगा कि हाँ पिछले में हम यहाँ इतने लेवल पे थे, अभी हमारा लेवल बढ़ा है या घटा है। अगर बढ़ा है बहुत बढ़िया, और बढ़ाइए, और अगर घटा है तब तो चिंता का विषय है, तब तो और आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी अगर रिजल्ट लाना है तो, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, डोंट पैनिक इन एग्जाम हॉल। देखिए ये एग्जाम आपके लिए बिल्कुल नया है, 12th का एग्जाम नॉर्मल एग्जाम था, आपके दोस्त आपके साथ बैठे हुए थे, आपके जानने वाले आसपास जो भी आप मतलब एक ही स्कूल के बच्चे होते हैं एक क्लास में, लेकिन जब यहां जाओगे ना आपको पूरा अलग मिलेगा। हर बच्चा, हो सकता है कोइंसिडेंटली कोई आपके जान का बच्चा, मतलब जानकार का बच्चा आपके साथ हो, मतलब कोई दोस्त आपका साथ में फॉर्म भरा हो और एक साथ आ गए हो, बट ये बहुत रेयर है। नॉर्मली क्लासरूम का बिल्कुल अलग रहेगा माहौल, ठीक है, हर बच्चा आपसे अलग रहेगा, तो ऐसे आपके लिए सिचुएशन नहीं होगी। उस सिचुएशन में आप अपने आप को कितना अडेप्ट कर पाते हो, ठीक है। तो ये पहले से सोच के जाना कि एग्जाम हॉल में हमें पैनिक नहीं करना, एग्जाम हॉल का जो वो है सिनेरियो है वो दिमाग में पहले से क्रिएट कर लेना कि ये चीज हमको वहां मिलने वाली है, और पहले से आपका माइंडसेट रहेगा ना तो आप जो है कहीं भी डाइवर्ट नहीं होगे। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे, नो ओवर रिलायंस ऑन गेस वर्क। हाँ ये देखो, अब ये क्या है कि यहां पे ना आपको जो मार्क्स मिलने वाले हैं, पॉजिटिव भी मिलने वाले हैं और नेगेटिव भी मिलने वाले हैं, हर क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे अगर आप उसको टच करते हो तो, ठीक है। सही हुआ पॉजिटिव मार्क्स, गलत हुआ नेगेटिव मार्क्स। तो अगर नेगेटिव मार्क्स हुआ ना, यानी कि आपके पॉजिटिव में से वो मार्क्स क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। पहले भी हमने ये बात करी हुई है अपने दूसरे वीडियोस में, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि अगर आप किसी क्वेश्चन को लेकर बहुत ज्यादा श्योर हो, ठीक है, तभी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और टिक करो, अदरवाइज वो क्वेश्चन जो है आप बिल्कुल छोड़ सकते हो। कोई रिग्रेट नहीं है कि यार ये क्वेश्चन मुझे आता था, शायद मैं थोड़ा करता तो हो जाता। आप एफर्ट लगा लो, बट एफर्ट तभी, मतलब एफर्ट के उस लेवल पे आप उस क्वेश्चन को टिक करो जब आप आंसर फाइंड कर चुके हो। ऐसा हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा, यार ये हो सकता है, ये हो सकता है, नहीं, ठीक है। वो होता है ना, टीचर बोलते हैं सी करके आ जाना, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अभी आप देखो 12th में है ना कि 1 से 20 तक जो नॉर्मली जो उसमें एमसीक्यू होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, अगर आ रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं आता है तो हम करके आ जाते हैं, ठीक है। कर लिया आपने, बहुत अच्छा, हो सकता है वो सही हो जाए, हो सकता है वो गलत हो जाए, लेकिन अगर सही हुआ तो बोनस, नहीं हुआ तो आपके मार्क्स तो नहीं कटेंगे एटलीस्ट, ठीक है। लेकिन अगर सोचो यहां पे आप वही चीज करके आ गए, तो आपको बहुत क्लियर रखना है कि अगर आपको नहीं आ रहा मत करो, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये हमारे डोंट्स हैं। हाँ अब ये काम की बात, ठीक है। हमारी क्लासेस होती हैं जिसमें हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको मेरे से क्लास लेनी है तो आप यहाँ पे इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो, और क्लास नहीं भी लेनी है, कुछ आपको पूछना है सीयूटी रिगार्डिंग कैरियर काउंसलिंग, सब्जेक्ट सिलेक्शन,
DU मतलब DU यानी कि यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, तो इसके रिगार्डिंग आप मेरे से फोन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। अगर कॉल पिक हुई तो बहुत अच्छी बात, अदरवाइज कॉल बैक जरूर जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिलहाल इतना ही। ये करिए और अपने आप को औरों से अलग बनाइए। अच्छा, सिर्फ ये करिए नहीं, ये चीजें ना भी करिए, ठीक है, और अपने आप को औरों से अलग बनाइए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।